नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत करता हूं बौद्धम क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। अग्निपथ की स्कीम के अंदर जैसी ही वैकेंसी आई है और उससे रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स का सिलेबस था वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसके साथ ही हमने प्रोबेबिलिटी सेट थ्योरी ये दो चैप्टर हमने पढ़ लिए थे और प्रोबेबिलिटी का आगे का जो पोर्शन है उसको मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास में आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं जो आपके आगे की तैयारी को और मजबूत करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमें इनसे हेल्प मिलेगी, आगे के जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं वो क्या है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले अपने पास आता है कि अगर आपके पास में दो घटनाएं हैं और उन दोनों घटनाओं का हमें क्या दिया हुआ हो, यूनियन दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, यूनियन दिया हुआ हो, और उसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे कि प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 इक्वल्स टू E1 तथा E2 में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। कि अगर आपके पास में दो घटनाएं दे रखी हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी कम से कम एक घटना अगर घटित होती है तो उसके लिए हम ये सिंबल जो है वो यूज में लेंगे और P-E1 यूनियन E2 से हम उसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। नाउ P-E1 यूनियन E2 यूनियन E3 भी अगर अपने पास में आता है, मान लीजिए कि तीन घटनाएं हैं, ठीक है, और तीनों में से घटनाएं घटित हो रही हैं और तीनों में से अगर कोई भी एक घटना कम से कम एक घटना घटित हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये बोलते हैं कि P-E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं तो। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में E1 इंटरसेक्शन E2 आता है, या हम इसको P-E1 डॉट E2, ये यहां पे अपने पास में डॉट आएगा, ठीक है, P-E1 डॉट P-E2 में भी लिख सकते हैं। E1 तथा E2 के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, कि अगर अपने पास में E1 और E2 एक साथ घटित हो तो उसके लिए हम इस सिंबल को यूज में लेंगे। ठीक है, Pe डैश, ये तो हम पहले ही इससे पिछले वाली क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि Pe डैश या Pe प्राइम का मतलब क्या होता है कि घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, क्योंकि Pe कितना होता है, घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और अगर हम इसे Pe बार लिखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, जिसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में Pe भी हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो घटना E के नहीं घटने की प्रायिकता इसे Pe बार द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है और Pe डैश या Pe प्राइम से भी हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट Pe1 माइनस E2 इक्वल्स टू में इसका क्या मतलब होगा भाई, इसका मतलब होगा कि E1 जो इवेंट है वो तो क्या हो रही है, घटित हो रही है, और E2 इवेंट जो है वो घटित नहीं हो रही है। अगर हमारे पास में दो घटनाएं ऐसी हों जिनमें से एक घटना तो इवेंट जो है वो तो कंप्लीट हो रही है और दूसरी कंप्लीट नहीं हो रही है या वो घटित नहीं हो रही है, तो उसे हम लिखते हैं E1 माइनस में E2, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम लिखेंगे Pe1 माइनस E2। इसका मतलब घटना E1 के घटने और E2 के नहीं घटने की प्रायिकता को हम Pe1 माइनस E2 लिखते हैं। इसी तरीके से A के घटने की प्रायिकता जब B घट चुका हो, जब दो घटनाएं हो, क्या हो, जब दो घटनाएं हो, जैसे मान लीजिए कि 4 विद्यार्थी कक्षा के अंदर आए और उसके बाद टीचर ने जो है वो पढ़ाना शुरू किया, तो एक घटना जो है वो घटित हो चुकी है, जैसे ही वो एंटर किए उसके बाद टीचर ने क्या किया, शुरू किया। इसका मतलब क्या है कि एक घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, टीचर का पढ़ाना, और B घट चुका है, जब वो चारों अंदर आ चुके हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, Pa अपॉन में B से लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आता है कि ऐसी घटनाएं जो कभी भी एक साथ नहीं घट सकती हो परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। ठीक है, एक ही क्लास के अंदर दो टीचर एक साथ नहीं पढ़ा सकते। भाई मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, कोई दूसरा टीचर इसी क्लास के अंदर इंग्लिश पढ़ा रहा हो या फिजिक्स आपका जो सिलेबस है वो पोर्शन करवा रहा हो, तो सेम टाइम पे दोनों घटनाएं घटित नहीं हो, उसे हम क्या कह देंगे, अपवर्जी घटनाएं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन्हें हम कहते हैं। E1 यूनियन E2 इसका ये फॉर्मूला है, ये हमने इससे पिछले वाली क्लास के अंदर भी देखा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। E1 यूनियन E2 इक्वल्स टू में E1 का प्रोबेबिलिटी प्लस E2 का प्रोबेबिलिटी और माइनस किसका करते हैं हम, E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यदि E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो उसके लिए हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है, ये भी क्या, इसको भी बेटा स्टार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। E1 यूनियन E2 इक्वल्स टू में कितना होता है, E1 प्लस E2, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पिछले वाले में कि E1 यूनियन E2 क्या होता है, E1 यूनियन E2 होता है E1 तथा E2 में से कम एक के घटने की प्रायिकता। यानी कि या वर्ड इसके अंदर आएगा हमारे पास में, भाई या तो ये आए, जैसे कि ताश की एक गड्डी हमने फेट करके हमने दो पत्ते निकाले, पहला पत्ता निकाला वो क्या था,
लाल पान था और दूसरा पत्ता हम कहते हैं, या जो दूसरा पत्ता निकाला वो क्या था, बेगम था। तो इन दोनों में से किसी एक के घटने की प्रायिकता या दोनों में से कोई भी एक अपने पास में आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हम ये वाला साइन काम में लेते हैं, Pe1 यूनियन E2 Pe1 प्लस Pe2। ओके, नाउ यदि E1 E2 E3 तीन परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो उसके लिए हमारे पास में वही कि Pe1 यूनियन E2 यूनियन E3 अगर है हमारे पास में तो Pe1 प्लस Pe2 प्लस Pe3, ये हम तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तीनों जो सेपरेट अपने पास में प्रोबेबिलिटीज आएंगी इवेंट्स की उनको हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी तरीके से Pa माइनस में B क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है। A माइनस में B का मतलब क्या होता है कि A का घटना और B का नहीं घटना। ऐसी अगर हमारे पास में किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हम उसको Pa माइनस B से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो Pa माइनस में Pa इंटरसेक्शन B से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, A यूनियन B और इसका प्राइम, इसको ध्यान से समझना भाई। प्राइम लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास में Pe है, ये क्या है मेरे पास में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, और अगर मैं यहाँ पे प्राइम लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास में 1 माइनस में Pe हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से A यूनियन B का प्राइम लगाया है तो A यूनियन B के प्राइम का मतलब क्या हो गया हमारे पास में 1 माइनस A यूनियन B भी आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो A प्राइम इंटरसेक्शन B प्राइम, और इस पूरे की जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके बराबर होती है, A यूनियन B के प्राइम के प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास में A प्राइम यूनियन B प्राइम हो और इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो A इंटरसेक्शन B का प्राइम हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B का होल प्राइम, और इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आता है फिर हमारे पास में इसके बाद में कि यदि E कोई घटना हो और E प्राइम उसी की पूरक घटना हो तो E के घटने का अनुकूल संयोगानुपात, इन दोनों के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात। तो अनुकूल संयोगानुपात क्या होता है, जिसे हम ऑड्स इन फेवर कहते हैं, Pe अपॉन Pe प्राइम इज इक्वल्स टू में Ne अपॉन में Ne प्राइम, यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अपॉन किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता, इसे हम क्या कहते हैं, अनुकूल संयोगानुपात, ऑड्स इन फेवर कहते हैं। ठीक है, फिर आता है कि प्रतिकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल संयोगानुपात भी इन्हीं चीजों से मिलकर के बनता है, बस फर्क क्या होता है, इस स्थिति में अपने पास Pe प्राइम जो है वो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और Pe क्या है, नीचे आ जाता है, यानी कि Pe प्राइम अपॉन में Pe इज इक्वल्स टू में Ne प्राइम अपॉन में Ne। क्लियर है, इनके ऊपर सवाल करेंगे हम, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये कि अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात के ऊपर आने वाले प्रश्न कैसे होते हैं और इनको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, यदि किसी घटना E के अनुकूल संयोगानुपात A अनुपात B हो, क्या हो, A अनुपात B हो, अगर हमारे पास में किसी क्वेश्चन के अंदर अनुकूल संयोगानुपात या प्रतिकूल संयोगानुपात के लिए वैल्यू दे रखी है और वो इस फॉर्म में है, A अनुपात B की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अगर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, आएंगे कुछ सवाल, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है, A अपॉन A प्लस B, और अगर हमें घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे, Pe प्राइम बराबर B अपॉन A प्लस B, यानी कि दोनों ही स्थितियों में नीचे A प्लस B तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पे A आएगा और यहां पे क्या आएगा, B आएगा। क्लियर है, यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर हमें निकालनी हो अनुकूल संयोगानुपात से तो उसके लिए फॉर्मूला होगा A अपॉन A प्लस B, और घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता अगर हमें अनुकूल संयोगानुपात से निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा B अपॉन A प्लस B। नाउ नेक्स्ट इज स्वतंत्र और परतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं कौन सी घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने से किसी दूसरी इवेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, उन्हें हम क्या कह देंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कह देंगे। और वे घटनाएं जिनके घटित होने से किसी दूसरी घटना के या फिर जिनके घटित नहीं होने से भी किसी दूसरी घटना के ऊपर इफेक्ट पड़ता हो, उन्हें हम क्या कह देंगे, परतंत्र घटनाएं या फिर डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। यदि A और B दो घटनाएं इस प्रकार हो कि उनमें से एक के घटने या न घटने का प्रभाव दूसरे पर न पड़े तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटना कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट से कहते हैं। इसके विपरीत उनमें से एक के घटने या न घटने का प्रभाव यदि दूसरी घटना के ऊपर पड़ता है तो हम उसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट इवेंट से कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में दे रखा है कि ताश की एक गड्डी से दो पत्ते हमने एक एक करके निकाले, ताश की एक गड्डी थी, ताश की एक गड्डी के अंदर मैं पहले बता चुका हूं 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, और उन 52 पत्तों में से एक एक पत्ता हमने निकाला। ये दोनों पत्ते दो विधि से निकाले जाते हैं, दो अलग अलग मेथड से निकाले। भाई 52 ताश की गड्डी,
52 ताश के पत्तों की एक गड्डी यहाँ है और 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी हमारे पास में यहाँ है। उसमें से मैं पत्ता कैसे निकाल रहा हूँ, ध्यान देना, इसमें से मैं पत्ता निकाल रहा हूँ फर्स्ट मेथड से कि पहला पत्ता खींचा और गड्डी में पुनः मिला दिया। भाई मैंने पहला पत्ता इसमें से खींच लिया और खींच करके मैंने उसको देख करके वापस रख दिया। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास में जो टोटल पत्ते हैं वो सेम रहने हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक पत्ता निकालूंगा। देखो क्या कह रहा है, निकाला गया पत्ता पुनः गड्डी में नहीं मिलाया जाए। ठीक है भाई, मैंने इसमें से निकाला एक पत्ता, देख लिया और देख करके मैंने उसको साइड में रख दिया। तो पत्ते निकालने के क्या हो गए, दो अलग अलग मेथड हो गई। क्या तीसरा मेथड भी पॉसिबल है क्या, नहीं है, यही दो मेथड हो सकते हैं। भाई निकाला गया पत्ता या तो हम साइड में रखेंगे या फिर उसी के अंदर वापस मिला देंगे। तो इन दो मेथड के अलावा तो और कोई तीसरा मेथड हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम किसी ताश की गड्डी में से दो पत्ते निकालें, ठीक है, तो पहली स्थिति में दोनों पत्ते खींचने की घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। पहली स्थिति के अंदर भाई मैंने एक पत्ता निकाला, वापस रख दिया, फिर मैंने दूसरा उसी में से निकाला, तो ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। किसी एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और घटना के घटित नहीं होने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, जबकि दूसरी घटना है, दूसरी घटना परतंत्र घटना है। उसमें जैसे ही हमने एक पत्ता निकाल करके अलग रख लिया, फिर जब दूसरी बार हम निकालेंगे पत्ता उसके अंदर से, तो उस दूसरी बार के पत्ते को निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। किसकी वजह से, जो फर्स्ट हमने पत्ता निकाल करके अलग कर लिया है उसकी वजह से इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। इसका मतलब जो दूसरी बार में घटित या पत्ते को अलग करने वाली जो घटना थी वो क्या थी, अपने पास में इंडिपेंडेंट इवेंट थी। कैसी इवेंट थी, इंडिपेंडेंट इवेंट थी। चलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर में, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर में पी ए डॉट पी बी ए, पी बी अपॉन ए, जहां पी बी अपॉन ए घटना ए के बाद बी के घटने की प्रायिकता को सूचित करता है। भाई मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले पिछली वाली स्लाइड के अंदर कि पी ए अपॉन बी था अपने पास में, पी ए अपॉन बी, जहां ए क्या है, पी ए क्या है, ए घटना घटित हो चुकी है और बी घटना घटित नहीं हुई है। यही है, यहां पे अपने पास में क्या है, पी बी अपॉन ए है। इसका मतलब घटना ए के बाद बी के घटने की प्रायिकता को सूचित करता है। ठीक है, वही चीज है। यहां पे अपने पास में पी ए डॉट में पी बी ए, बी अपॉन ए है। इसका फॉर्मूला ये हो गया। इसको भी आपको क्या करना है, इंपोर्टेंट कर लेना है, काम आएगा। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर में पी ए डॉट पी बी। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर अपने पास में पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है तो उसको हम पी ए डॉट पी बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वह कैसी है, स्वतंत्र घटनाएं हैं तो। और अगर स्वतंत्र नहीं है तो फिर हमें उसके लिए ये लिखना पड़ेगा। यानी कि ताश के पत्ते वाला एग्जांपल ले सकते हो आप। अगर पहला स्थिति वाला अगर हम केस लें, फर्स्ट केस अगर हम ले जिसके अंदर से हमने पत्ता निकाला और वापस रख दिया, तो उस स्थिति में दोनों घटनाएं कैसी थी, स्वतंत्र थी। तो उसके लिए अगर हमें कोई वैल्यू देखनी पड़े तो यहाँ पे अपने पास में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा ये। और जो दूसरा केस था हमारे पास में जहां पे हम क्या कर रहे थे, पत्ता निकाले और उसको साइड में रख दिए, पत्ता निकाले और उसको साइड में रख दिए, तो वो क्या थी, इंडिपेंडेंट कंडीशन थी, सॉरी डिपेंडेंट इवेंट थी। तो उस स्थिति में हमारे पास में क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो था वो पी ए डॉट पी बी अपॉन ए था। क्या था, पी बी अपॉन ए था। नाउ नेक्स्ट, यदि a1 a2 a3 डॉट 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 करके an है और n स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्या है, n स्वतंत्र घटनाएं हैं। 52 ताश की गड्डी थी हमारे पास में, ताश के पत्तों की गड्डी थी, उसमें से एक पत्ता निकाला वापस रख दिया, दूसरा निकाला वापस रख दिया, तीसरा निकाला वापस रख दिया, फिर चौथा निकाला फिर वापस रख दिया। इस तरीके से हमने बहुत सारे क्या करी, इवेंट्स करी, बार बार देखते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास में पी ए1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन, इसका वैल्यू क्या होगा, वही भाई जितने अपने पास में इवेंट होंगी उन सभी का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो वो अपने पास में इसके बराबर हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यदि एक प्रयोग का अगला देखो, यदि एक प्रयोग का जिसकी सफलता की प्रायिकता P, भाई मान लीजिए अपने पास में सिक्का उछाल रहे हैं कोई, ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P मान लेते हैं, 1/2 होगी, मान लेते हैं P। और विफलता की प्रायिकता क्यों है, वो भी कितनी है, 1/2 है, जिससे कि P प्लस क्यू बराबर में कितना हो गया, 1 हो गया। डेफिनेटली हमें पता है कि घटना के घटित होने की और घटना के नहीं घटित होने की दोनों की प्रायिकता अगर हम देखें तो टोटल इवेंट जो होती है हमारे पास में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से ऊपर कभी नहीं होगी और 0 से नीचे कभी नहीं होगी। ये बात मैं आपको इससे पिछली वाली क्लास के अंदर भी अच्छे से बता चुका हूं कि प्रोबेबिलिटी के जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हो सकता है और कम से कम 0 हो सकता है। 0 से कम कभी नहीं होगा और 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे सिक्के के उछालने की, कि सिक्के को उछाला और हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हमने माना P और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को हमने माना Q। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास 1/2 1/2 थी,
तो दोनों का वैल्यू हमने ऐड किया तो कितना आ गया 1 आ गया। अब n बार स्वतंत्र प्रयास किया जाए तो n प्रयास में r बार सफलता की प्रायिकता ncr डॉट p की पावर r डॉट q की पावर n माइनस r होगी। ये भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चंस को, कभी कभी सिक्के वाले सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, तो उन सिक्के वाले सवालों को जल्दी से और अच्छे से सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका कि सिक्के को n बार अगर उछाला जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितनी होगी। अगर एक सिक्का है, एक सिक्के को मैंने एक बार उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। और अगर मैं एक ही सिक्के को 3 बार उछालता हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 की पावर n। और n क्या है यहाँ पे, जितनी बार आप सिक्का उछाल रहे हो, इसका मतलब 2 की पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया 1/8। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 1/2 की पावर n, निकाल करके देख लेना, ऐसा ही आएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहले आता है हमारे पास में, देखो बेटा ध्यान से, क्या कह रहा है कि यदि PA बराबर 3/8, PB बराबर 1/3 तथा PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/4 हो तो A यूनियन B हमें फाइंड आउट करना है। अब ध्यान दें, A यूनियन B का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, कौन बताएगा। A यूनियन B का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A यूनियन B का फॉर्मूला है A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी अगर हमें देखनी है तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, यही होगा। निकालना क्या है ये वैल्यू, PA कितना है बेटा, PA कितना है 3/8, इसका मतलब 3/8 प्लस PB कितना है 1/3 माइनस A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B कितना है -1/4। टोटल वैल्यू कितना आ गया देखो, 8, 3 और 4 कितना आएगा 24। चलिए साहब, 8 या 24, 3 या 9 प्लस 3 8 24 8 माइनस 4 6 24 6, तो कितना आ गया अपने पास में 11/24। यही है क्या, यानी कि द राइट आंसर इज बी 11/24। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है PA इज इक्वल टू 3/8, PB इज इक्वल टू 1/3, PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/4, तो A माइनस में B हमें कैलकुलेट करना है। और मैंने आपको बताया था कि A माइनस में B का जो फॉर्मूला होता है, PA माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, PA माइनस PA इंटरसेक्शन B, यही होता है। तो PA कितना है मेरे पास में यहाँ पे 3/8 है और A इंटरसेक्शन B कितना है 1/4 है। चलिए साहब कर दीजिए सोल्व, 8 आ गया अपने पास में, 3 और माइनस में 4 दूनी 8 2, इसका मतलब 1/8। द राइट आंसर इज 1/8 सी। क्लियर है। चलिए अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आप आसानी से जल्दी जल्दी कर पाओगे। PA बराबर में 2/3 है, PB बराबर में 5/9, A यूनियन B का वैल्यू 4/5 दे रखा है और A इंटरसेक्शन B हमसे पूछा है। बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे करोगे माय डियर, हमारे पास में फॉर्मूला है PA यूनियन B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, यही है। अब इसमें जो जो वैल्यू दे रखी है वो फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए साहब, PA कितना है हमारे पास में 2/3 दे रखा है, प्लस PB के वैल्यू कितना है 5/9 दे रखा है, A इंटरसेक्शन B हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर दिया हुआ क्या है, दिया हुआ हमें PA यूनियन B दे रखा है और वो कितना है 4/5 है। कितना है 4/5, हमें तो ये चाहिए ना, तो ये चाहिए तो इसको इस तरफ ले आओ। कितना बनेगा हमारे पास में PA इंटरसेक्शन B 2/3 प्लस 5/9 और इसको ले आओ इस तरफ, कितना हो जाएगा माइनस का 4/5, यही होगा। सोल्व कर दीजिए, कितना आएगा अपने पास में, एलसीएम कितना आएगा चेक करो, 9 पंजे 45, ये लो साहब, ये कितना आ जाएगा अपने पास में 15, 15 दूनी 30 प्लस 9 पंजे 45, 55 में 25 और माइनस में 5 9 45, 9 चौक 36, ये लो साहब, माइनस के 6 और प्लस का 25 यानी कि 19 बटा में 45। द राइट आंसर इज बी। कितना आ जाएगा अपने पास में 19 बटा 45, राइट आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट इज PA इज इक्वल टू में 0.25, PB इज इक्वल टू में 0.50, PA इंटरसेक्शन B बराबर में 0.14। तो
ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। अब देखो थोड़ा सा घुमा दिया है सवाल को, यहां इसने ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, इसने क्या दिया है, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। अब इसको ध्यान से देखें कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि पी ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम अगर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी का प्राइम, ये लिख सकते हैं। और अगर ये लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी। भाई प्राइम अगर होता है तो उसको एक में से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, पी ए है, पी बी है, पी ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए यूनियन बी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू में पी ए प्लस पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। चलिए साहब, तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना होगा, पी ए बराबर में है 0.25 प्लस 5.50 माइनस में 0.14। इसका मतलब अपने पास में यहां पे कितना आ गया, 0.75 माइनस में 0.14, कितना बचेगा, 0.61। और ये वैल्यू आई किसकी है, पी ए यूनियन बी की। हमें करना क्या है, हमें तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है। तो 1 माइनस 0.61 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0.39, यही आएगी क्या, 0.39। द राइट आंसर इज ए, यानी कि 0.39। ए के अंदर जो अपने पास में ऑप्शन में आ रहा है वो मान क्या है, सेम है, यानी कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लीजिए या फिर ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों में मान एक ही आएगा, बात एक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ताज की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो उसके बेगम या इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ताज की एक गड्डी आ गई अपने पास में, 52 पत्ते होते हैं उसके अंदर, और उसमें से हमने एक पत्ता निकाल लिया, तो उसके बेगम या इक्का होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ अपने पास में NH कितना है, NH कितना होता है, सैंपल समष्टि, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि जिसे हम कहते हैं, कितना होगा हमारे पास में 22C1, यानी कि 22। एक ही पत्ता निकाल रहे हैं, 52 पत्ते हैं, तो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 52 आएगी। अब देखो NE, N क्या है अपने पास में, देखो बेगम, बेगम या इक्का होने की प्रायिकता। तो बेगम होने की प्रायिकता कितनी होगी, या सबसे पहले तो हम लिखते हैं बेगम होने की घटना। NE क्या है, बेगम होने की घटना। और बेगम होने की घटना क्या है अपने पास में, कितनी घटना, कितनी बेगम हो सकती हैं, 4 बेगम हो सकती हैं। समझ में आई क्या बात। इसी स्थिति को अगर हम आगे बढ़ाएं तो PE कितना होगा, या बेगम आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 4/52 होगी। कितनी होगी, 4/52। आगे इसको कट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में, 13, यही आएगा। चलिए साहब, आगे है हमारे पास NE, इक्का होने की घटना। इक्का होने की घटना कितनी होंगी, वो भी 4 होंगी। इसका मतलब ये है कि PE की वैल्यू जो होगी वो भी कितनी होगी, 4/52 या 1/13 होगी। अब देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि उसके बेगम या इक्का होने की प्रायिकता। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, PE1 यूनियन E2, और इसका मान आपको अच्छे से पता है, स्वतंत्र घटना है, ये स्वतंत्र घटना है, तो हम इसको PE1 प्लस PE2 से लिख सकते हैं। और दोनों के लिए क्या आएगा, 1/13 प्लस 1/13, इसका मतलब 2/13। द राइट आंसर इज बी, द राइट आंसर इज बी। चलिए साहब आगे बढ़िए। किसी घटना की प्रायिकता 2/7 हो तो उस घटना का अनुकूल संयोग अनुपात। वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अनुकूल संयोग अनुपात वाला प्रश्न आ चुका है। और ये क्या कह रहा है कि अनुकूल संयोग अनुपात होगा, किसी घटना की प्रायिकता हमें दी हुई है, घटना की प्रायिकता PE कितना दिया हुआ है, 2/7। अब घटना की प्रायिकता अगर 2/7 है तो घटना के घटित ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 माइनस में PE। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, 1 माइनस 2/7, कितना बचेगा, 5/7। यही आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए जरा। अनुकूल संयोग अनुपात के लिए क्या था हमारे पास फॉर्मूला, अनुकूल संयोगानुपात के लिए फॉर्मूला था PE अपॉन PE प्राइम।
तो पीई कितना है बेटा 2/7 है और 5/7 नीचे है। तो कितना आ जाएगा अपने पास 2 × 7 अपॉन 5 × 7। 7 से 7 कट दो, द राइट आंसर इज 2/5। कितना आ जाएगा? द राइट आंसर इज 2/5। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है जहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी घटना का अनुकूल संयोग अनुपात 3:5 है। अब इसमें उल्टा कर दिया। पिछले वाले सवाल में तो क्या था, हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, प्रोबेबिलिटी दे रखी थी और अनुकूल संयोग अनुपात पूछा था, हमने निकाल लिया था। भाई प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो 1 माइनस में पीई करके घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता निकाल ली और दोनों का हमने क्या कर दिया, रेशियो ले लिया। तो हमारे पास में क्या आ गया था, ऑड्स इन फेवर आ गया था। अब इससे आगे वाले सवाल में क्या कर रहा है, इससे आगे वाले सवाल में हमें अनुकूल संयोगानुपात दिया हुआ है। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, पीई अपॉन पीई बार, ये हमें दिया हुआ है 3/5। समझ में आई बात? और पूछ रहा है उस घटना के घटित घटना की प्रायिकता, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैंने लिखा था कि अगर आपके पास में सवाल A/B की फॉर्म में दिया हुआ हो तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम A/A + B लिखते हैं, जहां पे ये क्या है अपने पास में A और ये क्या है B है। तो देखो ध्यान से 3/3 + 5 और ये कितना आ गया अपने पास में 3/8। द राइट आंसर इज B। क्लियर है? नाउ किसी घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात, अब हमें इसमें उल्टा दिया हुआ है, पहले अनुकूल संयोगानुपात था, अब हमें प्रतिकूल संयोगानुपात दिया हुआ है। और प्रतिकूल संयोगानुपात कितना दिया हुआ है 3:4, यानी कि हमें कितना दिया हुआ है पीई बार अपॉन पीई, ये हमें दिया हुआ है 3/4 हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए साहब पूछा क्या है, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो उस घटना की प्रायिकता जो होगी उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था B/A + B। अब B क्या होगा, इसमें देखो ये क्या है A और ये क्या होगा B, इसका मतलब 4/3 + 4, 4/7, ये क्या होगा आंसर होगा 4/7। द राइट आंसर इज B। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का होने या बेगम होने, इसको ध्यान से समझना भाई, क्या है याद रखा है, उसके इक्का होने या बेगम होने की क्या प्रायिकता होगी। तो चलिए देख लेते हैं। NS कितना होगा हमारे पास में 52C1, इसका मतलब 52। NE कितना होगा, अरे ये सवाल तो आ चुका ना, पहले आ चुका, ठीक है। इक्का होने की प्रायिकता, लेकिन उसमें बादशाह था जहां तक मेरे को याद है। इक्का होने की घटना, इक्का होने की घटना कितनी होते हैं, इक्के 4 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक ही सिक्का निकाल रहे हैं, एक ही इक्का निकाल रहे हैं, तो 4/52 1/13 यही होगी। ठीक इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, NE क्या आएगा अपने पास में बेगम। चलिए साहब, बेगम होने की या आने की घटना, और बेगम कितनी होती हैं 4 होती हैं, तो इस घटना की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी 4/52 हो जाएगी, यानी कि 1/13 हो जाएगी। और यह आ रहा है, इसका मतलब E1 यूनियन E2 हमसे पूछा है, तो PE1 + PE2 हमें यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। इसका मतलब 1/13 + 1/13 बराबर 2/52, सॉरी 2/13, 2/13। द राइट आंसर इज B। राइट आंसर क्या होगा, B होगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। दो पासों को उछाला जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 12 या 15 होने की क्या प्रायिकता है। भाई दो पासे हैं हमारे पास में, और दो पासों को जब एक साथ हम ऊपर उछालते हैं तो सैंपल स्पेस जो बनता है वो कितना आता है 36 आता है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखें, जब भी कभी दो पासों की बात की जाए फिर या फिर एक ही पासे को 2 बार उछालने की बात की जाए, तो उसके लिए हमेशा सैंपल स्पेस कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, फिर कहता है कि ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 12 या 15 होने की प्रायिकता। चलिए साहब,
तो पहली घटना तो क्या है अपने पास में, ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल कितना हो, 12 हो। तो मैं यहां लिखता हूं गुणनफल 12 आने की घटना। ठीक है, गुणनफल या मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या आए, 12 आए। तो 12 आने की जो घटना है वो कितनी होगी, कब कब हो सकती है भाई, अपने पास में 4,3 हो तब 12 आएगा। ठीक है, या 3,4 हो तब भी 12 आएगा, 6,2 या फिर 2,6, बस यही केस हो सकते हैं या इसके अलावा भी हो सकते हैं, यही होंगे। इसका मतलब अपने पास में नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। और इसी का अगर मुझे प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा माय डियर, 4/36 यही करूंगा, 4/36। इसका मतलब कितना आ गया, 1/9। ठीक इसी तरीके से अपने पास में क्या है, E2 इवेंट है। E2 इवेंट में कितना दिया हुआ है, 15 आने की प्रायिकता। तो 15 कब आएगा, 15 आने की प्रायिकता नहीं, घटना। और 15 कब आएगा, जब अपने पास में 3,5 हो या फिर 5,3 हो। ये केवल और केवल कितनी इवेंट हो सकती हैं, 2 इवेंट हो सकती है। क्या 2 के अलावा भी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। PE2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 घटना है और सैंपल स्पेस कितना है, 36 है, यानी कि 2/36, 1/18 कितना आ गया, 1/18। क्लियर है, चलिए साहब। तो अब क्या पूछ रहा है, या पूछ रहा है। अब या अगर पूछ रहा है तो E1 यूनियन E2 कैलकुलेट कर दीजिए सीधा सीधा। कितना आ जाएगा, PE1 प्लस PE2, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा अपने पास, 1/9 प्लस 1/18। ठीक है, चलिए 18, 2 प्लस 1, 3/18, काटोगे तो कितना आएगा, 1/6, 6 नहीं 3×18, ठीक है, 1/6। द राइट आंसर इज 1/6 ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकालने पर इसके बादशाह या लाल पान का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। तो ध्यान से देखें कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकालना है हमें। अब वो या तो बादशाह हो या फिर वो क्या हो, लाल पान हो। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो ध्यान देखें, ध्यान से देखें। यहां पे NS कितना होगा हमारे पास, NS कितना होगा भाई, हमने एक पत्ता निकाला है, इसका मतलब 52C1, वैल्यू कितनी होगी 52, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है कि बादशाह होने की घटना है। तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं भाई, बादशाह होने की घटना, बादशाह होने की घटना, बादशाह होने की घटना। बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, PE1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बादशाह 4 होते हैं, टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो 4/52, इसका मतलब 1/13। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, NE2, द नंबर ऑफ इवेंट 2, एंड द नंबर ऑफ इवेंट 2 इज, क्या कहता है अपने पास में, लाल पान का पत्ता। भाई लाल पान, लाल पान कितने होते हैं जरा बताओ मुझे, लाल पान होते हैं अपने पास में 13, और उनमें एक बादशाह भी होता है, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो यहां पे अपने पास में E1 इंटरसेक्शन E2 भी साथ ही साथ मिल जाएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं PE2 कितना होगा, 13/52, इसका मतलब 1/4। और साथ के साथ हमारे पास में यहाँ पे PE1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू भी आ रही है, और वो कितनी है, 1 है। कैसे है भाई, एक तो घटना है बादशाह होने की और दूसरी है लाल पान होने की। तो लाल पान के अंदर भी ही एक बादशाह होता है, इसलिए E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, बादशाह या फिर लाल पान का पत्ता। तो यह वर्ड आ रहा है, इसका मतलब PE1 यूनियन E2 हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखो, देखो PE1 है, PE2 है, E1 इंटरसेक्शन E2 भी है। तो ये वैल्यूज रख देते हैं हम, साथ के साथ कितना आ जाएगा, PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, यही होगा। तो E1 की वैल्यू कितनी है, 1/13 प्लस 1/4,
और माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 यानी कि माइनस का 1, यही है। तो कितना आएगा देखो ध्यान से, 52, 13 चौक 52, 4 प्लस 13 माइनस 52, एक बट्टा 52, यहां पे गड़बड़ हो गया है। यहां पे कितना आएगा प्रोबेबिलिटी, भाई घटना तो एक है, E1 इंटरसेक्शन घटना तो एक हो जाएगी, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/52। तो यहाँ पे अपने पास में 1/52 होगा, और यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी अपने पास 1। इसका मतलब कितना होगा 13 और 4 17, 17 में से एक गया तो 16, तो 16 बटा में कितना आ गया अपने पास 52। कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 और यहाँ पे 13, तो 4/13 बिल्कुल ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12, यदि घोड़ा ए के द्वारा, कोई घोड़ा है अपने पास में, उसका हमने नाम दिया हुआ है ए, और उसके द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता कितनी है 1/5, और घोड़े बी के द्वारा भी उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता कितनी है 1/4 है, तो उनमें से किसी एक घोड़े के द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता, तो उनमें से किसी एक यानी कि दो में से कोई भी अगर एक घटना घटे तो उसके लिए हम E1 यूनियन E2 की बात करते हैं। तो ध्यान दें, जीतने की प्रायिकता, इसको मैंने वर्ग दिया कितना PE1 कितनी है 1/5 है, और फिर कह रहा है कि E2 घटना है एक, घोड़े बी के द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता, उसका वैल्यू कितना है 1/4 है। ठीक है, फिर कहता है कि अगर अपने पास में 1/5 और 1/4 दो अलग अलग घोड़ों के द्वारा दौड़ को जीतने की प्रोबेबिलिटीज हैं, तो उनमें से किसी भी एक घोड़े के द्वारा दौड़ को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। इसका मतलब PE1 यूनियन PE2, तो PE1 प्लस PE2 आप यहां पे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1/5 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा आपके पास में, 4 × 12 आ जाएगा। ठीक है, और सॉरी 5 चौक 20, एलसीएम थोड़ा गलत हो गया, यहां पे कितना आएगा 20, 5 चौक 20 4, और यहां पे कितना आएगा 5, यानी कि 9/20। द राइट आंसर इज 9/20 सी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन कि यदि ए के किसी प्रतियोगिता को जीतने की प्रायिकता कितनी है 1/4, और बी के उसी प्रतियोगिता को जीतने की प्रायिकता कितनी है 1/5, तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता, ये ध्यान से देखिए, न जीतने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी कि PE1 हमारे पास में कितना है 1/4 है, और PE2 कितना है हमारे पास, वो है 1/5। तो PE1 यूनियन E2 यानी कि PE1 प्लस PE2, ये कितना होगा, ये होगा 1/4 प्लस 1/5 यानी कि 9/20, अभी किया था हमने। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ये तो हो गई हमारे पास में E1 यूनियन E2 की प्रोबेबिलिटी। अब उनमें से कोई भी अगर एक नहीं जीतना चाहिए तो हम क्या कर देंगे, एक में से घटा देंगे इसको, यानी कि 1 माइनस PE1 यूनियन E2 बराबर 1 माइनस 9/20, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 11/20, एंड द राइट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र के गणित विषय में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी है 3/5, तथा उसके अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है 1/3, तथा दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 1/10। तो उस छात्र के कम से कम एक विषय में, यानी कि यूनियन पूछ रहा है इसमें भी, और क्या क्या दे रखा है कि भाई साहब उसके गणित में, यानी कि PH दिया हुआ है कितना है 3/5। ओके, ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि P अंग्रेजी या इंग्लिश में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 है। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता यानी कि E इंटरसेक्शन H, H किस हिसाब से लिखते हैं इसको, मैथ लिखो भाई, M कर लेना इसको, है ना, M, E इंटरसेक्शन M, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/10। तो उस छात्र के कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता यानी कि E यूनियन M, ये वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, P
E यूनियन M। भाई इन दोनों को जोड़ दें और ये उसमें से घटा दें, यानी कि 3/5 प्लस 1/3 माइनस 1/10। चलिए साहब करिए इसको सॉल्व। कितना आएगा अपने पास में 30, 5 6 30 छतिया 18, 10 माइनस 3। चलिए साहब 18 प्लस 10 कितना हो गया 28, और 28 में से 3 जाएंगे तो 25/30, और कितना आएगा वैल्यू 5/6, एंड द राइट आंसर इज 5/6 सी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, किसी घटना के घटने की प्रायिकता 3/5, तो उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 - 3/5 कर दीजिए सीधा ही, 2/5। द राइट आंसर इज ए, द राइट आंसर इज ए। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 कि एक बक्से में 6 लाल गेंदे हैं, रेड कितनी है 6, ठीक है, ब्लैक कितनी है 5, और ग्रीन कितनी है 4, टोटल कितनी हो गई 15। इसका मतलब हमारे पास में NS तो कितना हो गया 15। चलिए साहब, फिर कहता है उसमें से एक गेंद निकाला जाता है तो उसके लाल या काला होने की प्रायिकता। चलिए साहब, लाल होने की प्रायिकता या लाल होने की घटना, लाल होने की घटना E1 मान ली हमने, और ये कितनी है लाल गेंद कितनी है भाई 6 है, तो 6, और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखना चाहें तो वो कितनी आएगी अपने पास PE1, और ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 6/15, यानी कि 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5। फिर कहता है काला होने की प्रायिकता, तो काला होने की घटना, काला होने की घटना कितनी होगी NE2। कितना है हमारे पास में काली गेंद है 5, इसका मतलब PE2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5/15, यानी कि 1/3, यही है। और फिर पूछ रहा है हमसे कि उसमें से लाल या काला होने की प्रायिकता, यानी कि PE1 यूनियन E2, यानी कि E1 प्लस PE2, तो कितना आएगा 2/5 प्लस 1/3, 15, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और ये 5, यानी कि 11/15, यही है। द राइट आंसर इज सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। एक ताश की गड्डी से क्या किया जाता है 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्तों के लाल रंग के या दोनों के बादशाह होने की संभाविता क्या है? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें तो क्या था हमारे पास स्वतंत्र घटना थी, एक ही पत्ता निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम 2 पत्ते निकाल रहे हैं, और जब 2 पत्ते निकाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कितनी होगी हमारे पास 52C2 ये होगा, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 52 माइनस 2 फैक्टोरियल, यही आएगा, यानी कि 52, और यहां आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और यहां आ जाएगा फिर 50 फैक्टोरियल। इसको हम सोल्व करेंगे तो 52, 51, और फिर आएगा हमारे पास कितना बेटा 2 फैक्टोरियल, या 2 लिख सकते हो आप सीधा ही, ये काटा मैंने, इसको 26 बना, और 26 को 51 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग 1326 बनता है। कितना बनता है 1326, करके देख लीजिए। 26 और 51, 26 सुपर 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो 6 2 3 1 1326। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा कि दोनों पत्तों के लाल रंग के, दोनों पत्तों के लाल रंग के या दोनों के बादशाह होने की क्या संभावना है। तो दोनों के लाल रंग के होने की क्या संभावना होगी, देखो ध्यान से। एक घटना है हमारे पास में लाल रंग के होने की संभावना, या फिर घटना आप बोल सकते हो। दोनों के लाल रंग का होने की क्या घटना है भाई। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26 होते हैं, 2 पत्ते हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 26C2, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितना आएगा
325, ठीक इसी के जैसे सॉल्व कर लेना बेटा। 26 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और फिर कितना आ जाएगा 24 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 325। इसका मतलब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहें PE1 तो कितना आएगा 325 बटा में 1326। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारे पास में बादशाह होने की घटना है। तो बादशाह होने की घटना कितने, बादशाह होने की घटना, तो बादशाह होने की घटना क्या होगी बेटा, बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं, 4C2, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 4C2 को कैलकुलेट करोगे वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। इसका मतलब हमारे पास में PE2 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी 6 बटा में 1326, यही होगी। अब ध्यान से देखें, भैया कह रहा है कि 2 लाल रंग के और 2 बादशाह, तो जो बादशाह हैं वो लाल रंग के भी तो हो सकते हैं ना। इसका मतलब हमारे पास में E1 इंटरसेक्शन E2 भी है, PE1 इंटरसेक्शन E2, या P अगर यहां पे नहीं लिखो तो आप ये लिख सकते हो कि E1 इंटरसेक्शन E2, ये कितना है 2C2। भाई 2 पत्ते निकाल रहे हैं और 2 ही ऐसे हैं हमारे पास में जो लाल रंग के बादशाह होते हैं, तो ईंट का होता है और एक किसका होता है, पान का होता है। तो 2C2 वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी PE1 इंटरसेक्शन E2 कितना है हमारे पास में 1/1326। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमारे पास E1 यूनियन E2, और ये कैसे निकालेंगे, PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। इसका मतलब 325 बटा 1326 प्लस 6 बटा 1326 और माइनस 1 बटा 1326, यही होगा। 1326 सभी के अंदर से लेसे आ जाएगा, और ध्यान दे 325 प्लस 6 कितना हो गया 331, और 331 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 330, यानी कि 330 बटा में 1326, यही है। और ये किससे कट रहा है, ध्यान दें 2 से कट रहा है, 11 से, 11 33, 11 2 22 6, 11 से तो नहीं कट रहा है, 330, 4 से, 6 से काटो, 6 से काटोगे तो यहां 55 आ जाएंगे, और यहां आ जाएंगे आपके पास में 221। द राइट आंसर इज ए, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18, यदि 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। भाई 4 सिक्के हैं, एक सिक्के को या तो 4 बार उछाल लीजिए तब भी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, या फिर 4 सिक्कों को एक बार उछाल लीजिए तो भी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। तो कह रहा है कि एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की प्रायिकता क्या है, चलिए सब निकाल लेते हैं। NS चेक करो सबसे पहले, तो कितना होगा NS, कितना होगा 2 की पावर 4, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितने होंगे हमारे पास में 16 होंगे, कितने होंगे 16 होंगे। अब हेड आने की प्रायिकता, भाई चारों में से कभी भी एक क्या आ जाए, हेड आ जाए। मैं ये कहता हूं कि चारों में से एक बार भी हेड नहीं है, ऐसी कंडीशन कौन सी होगी, बस जब चारों के ऊपर टेल बने, टेल आए, टेल 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 टेल, सभी के ऊपर टेल रहे, और वो कंडीशन क्या होगी, केवल और केवल एक ही कंडीशन होगी। अब मैं ये कहता हूं कि एक बार ऐसी कंडीशन आए जब अपने पास में सभी के ऊपर क्या हो, टेल हो, इसका मतलब क्या हुआ कि एक भी हेड नहीं आया है, इसका मतलब एक भी हेड नहीं आया है। और वहां पे अपने पास में क्या आ जाएगा, एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता आ जाएगी, एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता आ जाएगी, तो वहां से फिर हम हेड आने की प्रायिकता को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक बार भी हेड नहीं आने की प्रायिकता, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं इसको कि सभी पर टेल आने की प्रायिकता। बात तो एक ही है भाई, बात तो एक ही है, और ऐसी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है PE1 है, और वो केवल और केवल कितनी है
एक है, एक ही है ऐसी प्रोबेबिलिटी। चलिए साहब, वन बाई 16 ऐसी घटना अपने पास में एक हो जाएगी, और ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/16, क्योंकि टोटल इवेंट कितनी है 16 है, उनमें से एक इवेंट ऐसी होगी जब अपने पास में सभी के ऊपर क्या होगा, टेल होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/16 हो गई। ठीक है, अब सभी पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/16, तो कम से कम एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी 1 माइनस 1/16, इसका मतलब 15/16, एंड द राइट आंसर इज सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक गुड़ दौड़ में भाग लेने वाले 3 घोड़ों के अनुकूल संयोग अनुपात 1:3, 1:4, 1:5 हैं। तीनों घोड़ों में से किसी के विजयी होने की प्रायिकता, क्या कह रहा है कि अपने पास में 3 घोड़े हैं और किसी गुड़ दौड़ के अंदर क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनमें से उनका अनुकूल संयोग अनुपात है, एक का तो 1/3 है, एक का 1/4 है, और एक का 1/5 है, 1:3, 1:4, 1:5 है। तो तीनों घोड़ों में से किसी के विजयी होने की प्रायिकता, तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं ये घोड़ा ए है, ठीक है, तो ए के विजयी होने की प्रायिकता, ए के विजयी होने की प्रायिकता कितनी है, पी ए मान लेते हैं हम। भाई कितना दिया हुआ है 1:3 है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, a/a+b यानी कि 1/1+3 यानी कि 1/4। फिर इसी तरीके से बी के विजयी होने की प्रायिकता और फिर सी के विजयी होने की प्रायिकता कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे पी बी और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं पी सी, ये कितना होगा 1:4 है, यानी कि 1 में 1+4 यानी कि 1/5, और यहां से आ जाएगा 1/5 यानी कि 1/6, यही होगा 1/4, 1/5, 1/6। और तीनों में से पूछ रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 कि तीनों में से कोई भी एक घटना घटित हो, तो क्या होगा हमारे पास PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, यही होगा। इसका मतलब क्या है 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। ठीक है, चलिए साहब, कितना आ गया अपने पास में 60 एलसीएम आ जाएगा, और यहां पे आएगा अपने पास में जो 60 15 प्लस 12 और फिर आ जाएगा 10, 37/60, 37/60। द राइट आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट, 17 कार्ड के एक समुच्चय से जिस पर 1 से 17 तक के सभी अंक लिखे हुए हैं, एक कार्ड रेंडमली खींचा जाता है, यानी कि मेरे पास में क्या है 17 कार्ड है और उनके ऊपर 1 से लेकर के 17 तक मैंने क्या कर रखा है, नंबर लिख रखा है, और उनमें से मैं एक कार्ड को निकाल रहा हूं, तो उस कार्ड पर कितना दे रखा है भाई, ये 3 या 7 के मल्टीपल होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो NS तो कितना हो जाएगा, NS तो होगा अपने पास में यहाँ पे 17C1, इसका मतलब 17 कार्डों में से केवल और केवल एक कार्ड निकाल रहे हैं, तो इसलिए अपने पास में सैंपल स्पेस में आ जाएगा 17। फिर कहता है घटना, कौन सी घटना है कि 3 के मल्टीपल हो, क्या हो 3 के मल्टीपल होने की घटना, तो मैं लिखता हूं यहां पे 3 के मल्टीपल होने की या आने की घटना कौन कौन सी हो सकती है भाई, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। टोटल इवेंट कितनी हो गई, 5 हो गई। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी अपने पास में, प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 5/17। ठीक इसी तरीके से 7 के मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी या घटना कितनी होगी अपने पास, 7 हो सकती है और 14 हो सकती, केवल और केवल 2 ही घटनाएं हैं। कितनी घटनाएं हैं, 2 ही घटनाएं हैं।
इसका मतलब PE2 कितना हो गया हमारे पास 2/17, यही है। चलिए साहब, तो यहां पे अपने पास में कितना आ जाएगा, उस कार्ड पर होने की क्या प्रायिकता है? सत्रह कार्ड के एक समुच्चय से 17 अंक लिखे हुए हैं और एक कार्ड खींचा जाता है तो उस कार्ड पर 3 अंक के या फिर 7 का आने की प्रायिकता, या तो PE1 यूनियन E2, इसका मतलब PE1 प्लस PE2। चलिए साहब, 5/17 प्लस 2/17, इसका मतलब 7/17, एंड द राइट आंसर इज बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 21 के ऊपर कि एक पासे को एक साथ उछाला जाता है तो सिक्के पर टेल एवं पासे पर 6 आने की प्रायिकता क्या है? भाई एक सिक्का है हमारे पास में, तो एक सिक्के को एक साथ उछाला और उसी के साथ में हमने पासा उछाला, तो सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। ठीक है, फिर कहते हैं पासे पर 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। तो दोनों ऐसी सिचुएशन एक साथ बने अपने पास में, वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अपने पास में? 1/12 हो जाएगी। ये तो बहुत ही सिंपल था। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, एक सिक्के में एक पासे को एक साथ उछालने पर सिक्के पर हेड एवं पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 1/2। और पासे पर विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? विषम संख्या कितनी होती है? 1, 3 और 5, 3 संख्याएं होती हैं केवल, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हो गई? 3 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6, यानी कि 1/2। चलिए साहब, 1/2, इसका मतलब 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी हेड और विषम संख्या आने की, दोनों के एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। द राइट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट, ताश की 2 गड्डियों में से प्रत्येक से एक एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। ताश की 2 गड्डियां हैं, एक पत्ता इसमें से निकाला और फिर एक पत्ता इसमें से निकाला। ठीक है, तो दोनों पत्तों के लाल होने की क्या संभावना है? इसमें से जो पत्ता निकाला वो भी लाल हो और इसमें से जो पत्ता निकाला वो भी लाल हो। तो लाल पत्ते कितने हैं भाई? इसमें, इसके अंदर 26 पत्ते लाल है। इसके अंदर कितने? इसमें भी 26 पत्ते लाल है। ठीक है, तो दोनों पत्तों के लाल होने की क्या संभावना होगी भाई? एक गड्डी में से पत्ते निकाले हमने 52C1, यानी कि वहां पे अपने पास में टोटल इवेंट हो जाएंगी 52। ठीक है, और लाल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, लाल होने की घटना, वो कितनी होगी भाई? 26C1, यही होगी, यानी कि 26। और प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास में? 52। कट हो गया, कितना आ गया? 1/2। और ठीक इसी तरीके से अपने पास में क्या होगा? दूसरे पत्ते की भी लाल होने की, तो उसमें भी सेम आ जाएगा अपने पास में, यानी कि 1/2 इंटू में 1/2 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? 1/4। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोनों पत्तों के लाल होने की संभावना 1/4। द राइट आंसर इज डी। कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक पासा यादृच्छिक 2 बार फेंका जाता है। जब पासे को 2 बार फेंकेंगे तो हमारे पास में सैंपल स्पेस के अंदर जो नंबर होंगे वो कितने होंगे? 36 होंगे। तो प्रत्येक फेंक में 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, एक बार फेंका और एक बार की फेंक में अपने पास में नंबर 3 से बड़ा आए और दूसरी बार में भी 3 से बड़ा आए, तो ऐसी इवेंट कितनी हो जाएंगी हमारे पास में? नंबर ऑफ इवेंट E1 कितनी होंगी? 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता या घटनापन लगा सकते हैं, वो कितनी होंगी हमारे पास में? देखो, 4 आ सकता है, पहले पासे पे 4, दूसरे पासे पे कितना आ जाए? 4 ही आ जाए। पहले पासे पे 4, दूसरे पे 5 आ जाए। पहले पे 4, दूसरे पे 6 आ जाए। फिर है हमारे पास में पहले पे कितना आ जाए? 5, दूसरे पे 4 आ जाए। फिर 5 आ जाए, 5 और 6 आ जाए। या फिर अपने पास में पहले पासे पे 6 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 6 आ जाए, फिर 5 आ जाए और फिर 6 और फिर बाद में भी 6 आ जाए। इस तरीके से नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। 9 ही तो होंगी। ठीक है, फिर कहता है हमारे पास तो 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी अपने पास में इसके लिए? 9/36 काट दो साहब, 1/4, 9 चौक 36, 1/4। द राइट आंसर इज सी। फिर कहता है हमारे पास कि एक थैले में 4 उजली और 2 काली गेंद हैं, दूसरे थैले में 3 उजली एवं 5 काली गेंद हैं और प्रत्येक से एक एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। तो उजली गेंद कितनी है भाई? 4 हैं
और काली गेंद कितनी है अपने पास, 2 है, ठीक है। तो टोटल गेंद कितनी हो गई, 6। और दूसरे थैले में भी क्या कह रहा है, 3 उजली गेंद है, ठीक है, और 5 काली गेंद है। तो अपने पास में टोटल गेंद कितनी हो गई, 8। और प्रत्येक से एक एक गेंद इसमें से निकाली, एक गेंद इसमें से निकाली, ठीक है। तो उनके उजली होने की प्रायिकता क्या है भाई, इसमें से जो गेंद निकालेंगे उसके उजली होने की प्रायिकता कितनी होगी, 4/6 यही होगी, ठीक है। और उसमें से हम उजली गेंद निकालें, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 3/8 यही होगी। अरे यही होगी ना। दूसरे थैले में से 3/8। फिर कहता है कि तो उनके उजली होने की प्रायिकता, तो उजली होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी अपने पास में, दोनों के क्रॉस कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, तो 2/8 आना चाहिए। 2/8 है क्या कहीं पे, नहीं है, ये 2/8 ही होगा भाई, है ना। इसको ठीक कर लेना, ये कितना होगा, 2/8 ही होगा। द राइट आंसर इज बी। इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 26 कि ताश की एक गड्डी से एक एक करके 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यदि निकाला गया पत्ता पुनः नहीं रखा जाता है तो दोनों के बादशाह होने की प्रायिकता। बादशाह कितने होते हैं भाई, बादशाह होते हैं 4। पहला पत्ता हमने निकाला, या यूं कह दीजिए कि प्रथम बार में हमने जो पत्ता निकाला उसके बादशाह होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, उसके बादशाह होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/52 यही होगा। और जब दूसरी बार में पत्ता निकाला तो कह रहा है कि हमने पहले वाला पत्ता पुनः नहीं रखा, इसके मतलब इस बार ताश की गड्डी के अंदर कितने पत्ते हैं, इस बार ताश की गड्डी के अंदर केवल और केवल 51 पत्ते हैं। और अगर ये भी चांस बनता है कि वो जो पत्ता है पहले निकाला है वो हो सकता है क्या हो, बादशाह हो। इसका मतलब अब उसमें बादशाह भी कितने रह गए, 3 रह गए। यानी कि जब दूसरी बार उसमें से पत्ता निकालेंगे तो संभावना रहेगी कि हमारे पास में उसकी प्रायिकता कितनी हो, 3/51 हो, ये हो, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए साहब, कितना आएगा अपने पास में, 13 और 17, तो कितना आ जाएगा, 1/13 गुणा में 1/17। सोल्व करो, 13 और ये 17, 17 × 51 और 17 एकम 17, 1 7 5 12 2 80 लगी 1/221। द राइट आंसर इज ए। राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे बढ़िए। एक थैले में 3 उजली, 4 लाल और 5 काली गेंद हैं। 2 गेंद एक एक करके निकाली जाती हैं, उनमें से एक उजली और एक काली या एक काला होने की क्या प्रायिकता है भाई। एक थैले के अंदर उजली कितनी है, 3 है, लाल कितनी है, 4 है, और काली कितनी है अपने पास, 5 है। तो टोटल गेंद कितनी हो गई, 5 और 4 9, 9 और 3 12 गेंद हो गई। 2 गेंद एक एक करके निकाली हमने, एक गेंद पहले निकाली, फिर उसके बाद में दूसरी गेंद निकाली, तो उनमें से एक के उजले होने की और एक के काला होने की प्रायिकता। तो जो पहली बार हमने गेंद निकाली उसके उजला होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/12, ठीक है साहब। अब जब दूसरी गेंद निकालेंगे हम निकालेंगे तो उसके काला होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई। पहली गेंद तो निकाल चुके हैं ना, पहली गेंद तो हम निकाल चुके हैं, तो पहली गेंद निकाल चुके, तो इसका मतलब अब हमारे पास में जो टोटल गेंद रह गई वो कितनी रह गई, 11 रह गई। इसका मतलब दूसरी गेंद के काला होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/11, यही कंडीशन होगी। एक तो ये हो सकती है फर्स्ट, और दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, हमने कोई गेंद निकाली और वो पहले ही क्या आ गई, काली आ गई, पहले ही क्या आ गई, काली आ गई। तो उस स्थिति में हमारे पास में वैल्यू कितनी बनेगी, 5/12, या प्रोबेबिलिटी कितनी होगी काली गेंद आने की, फर्स्ट टाइम पहली बार में ही काली गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/12, और दूसरी बार में अगर हम निकालते हैं तो उस स्थिति में काले गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/11। चेक करिए, देखो 3 चौक 12, 5/44, और यहां भी कितना आएगा, 3 चौक 12 यानी कि 5/44। तो इस कंडीशन के अंदर भी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी 5/44 आ रही है, और इसमें भी क्या आ रही है, 5/44 आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पास में चाहे आप कैसे भी निकालो, एक गेंद हमने निकाली तो भी 5/44, दूसरी बार निकाली तो भी 5/44, तो निकाली गई गेंद के एक बार काला और एक बार सफेद होने की या उजला होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 2 × 5/44 कट 22, यानी कि 5/22। द राइट आंसर इज 5/22। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां तक हमारे पास में क्या आते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हमने कर लिए। इसके आगे की जो बात है वो हम एक नए चैप्टर या एक नए टॉपिक के साथ में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।